उन्हें मात्राओं शिक्षक साथियों, जैसे कि आपको पता है प्रपत्र 10 अपडेट और वेरीफाई करना है और ये कार्य आपको 10 तारीख से पहले पहले करना है। अब इसके लिए काफ़ी साथियों ने तो कई मॉड्यूल है वो कंप्लीट कर लिए हैं। कई लोगों की समस्या आ रही है और मेन समस्या आ रही है सर्वर की या साइट की, क्योंकि शाला दर्पण साइट है वो खास करके दिन के समय में जब विद्यालय में बहुत सारा काम होता है तो उस समय साइट है वो थोड़ी सी धीरे चल रही है, बहुत कम चल रही है। तो आपको जब भी समय मिले आप अपना प्रपत्र 10 है उसमें जो भी अलग अलग मॉड्यूल्स है उसमें डिटेल्स है वो अपडेट करते रहें, क्योंकि एक साथ होना मुश्किल है। अब मैं आपको आज बताऊंगा कि किन किन बातों को आपको या किन किन जानकारी को आपको अपडेट करना है, और काफ़ी हद तक आपकी जानकारी इसमें ऑलरेडी होगी तो आप उसको चेक करना है और वेरीफाई करना है कि ओके है। अब सबसे पहले तो आपको अपना ऐसा ही नंबर अगर लागू ऐसे ही आपके नंबर आगे हैं तो आपको ऐसे ही नंबर इंटर करना है। अगर ऑलरेडी आ रहे हैं, क्योंकि आप अगर पुराने कार्मिक हैं तो कोई समस्या नहीं है। जीपीएफ नंबर आपको अलॉट हो चुके हैं तो आपको वो एंटर करने हैं। प्राण नंबर आप अगर पुराने कार्मिक हैं और 100 है तो ठीक है, नहीं तो इसको छोड़ दें। एनपीएस नंबर भी पहले आते थे, अब नए कर्मचारी हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन पैन नंबर आपको एंटर करना जरूरी है। अगर है तो आप इसको वेरीफाई कर लें कि आपका पैन नंबर ही हो, क्योंकि जो स्टार लगे हुए हैं वो सारे आपके लिए अनिवार्य है। ब्लड ग्रुप आपको एंटर करना है। उसके अलावा आपको फादर या गार्जियन का नाम, मदर का नाम, आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, एसटी एससी ओबीसी जनरल जो भी है वो आपको भरनी है। उसके बाद में आपको मदर का नाम भरना है, कास्ट कैटेगरी आ गई। उसके बाद में रिलीजन आपका जो भी धर्म है वो भरना है, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन यानी आपके कुल कितने संतान बच्चे हैं वो भरना है। अब इसमें जो पहले जो कई बार डाटा मांगा जा रहा था वो मांगा जा रहा था 1/4/2002 यानी या 1/4/2004 के हिसाब से कि एक, लेकिन अब जो इसमें ध्यान रखना है कि आपको 1/6/2002 इसके पहले आपकी कितनी संतान थी और उसके बाद कितनी थी, ये इसमें थोड़ा सा देखना है। कई लोगों की जो एंट्री होगी वो अगर मान लो 1/2004 के हिसाब से की हुई है तो उसमें देख लें कि यहाँ जो एंट्री करनी है वो है 1/6/2002 नंबर ऑफ चिल्ड्रन बिफोर, यानी 1 जून 2002 की पहले कितनी संतान थी वो आपको यहाँ मेंशन करनी है, और आफ्टर राइज यानी उसके बाद कितनी संतान है वो आपको एंटर करनी है, और टोटल नंबर आपके यहाँ मिल जाएगा। टोटल नंबर मान लो 2 है और एक इस रेंज में है और एक इस रेंज में, तो इस तरीके से आपका ये जरूर चेक कर लें। होम डिस्ट्रिक्ट आपको भरना है। इसके अलावा स्टेट राजस्थान आ जाएगा। अगर मान लो अदर स्टेट के हैं तो अदर स्टेट भर लें। होम डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका, होम स्टेट हो गया। जन आधार नंबर आपको भरना है, वैसे स्टार नहीं दिया लेकिन भरना है। पासपोर्ट कोई ज़रूरी नहीं है। अब ये कई साथी जो शुरुआत में कन्फ्यूजन हो रहे थे कि जो स्पेशल टीचर की कैटेगरी वगैरह मांग रहे थे, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ ऊपर देखना है कि आर यू ए स्पेशल एजुकेशन टीचर। अगर आप यस यानी स्पेशल एजुकेशन टीचर है तो ही आपको यस करना है, अन्यथा आपको नो करना है। और जैसे ही आप नो करेंगे ये नीचे के सारे कॉलम है वो हाइड हो जाएंगे, क्योंकि जब आप स्पेशल एजुकेशन टीचर है ही नहीं तो आपकी ये कॉलम नहीं पढ़ने जरूरत नहीं है। आरसीआई रजिस्ट्रेशन नंबर है, आरसीआई की रजिस्ट्रेशन डेट है, या किस कैटेगरी का आप स्पेशल एजुकेशन है, जैसे एमआर है, एचआई है, या वीआई यानी हियरिंग इम्पेयर्ड है, विजुअली इम्पेयर्ड है, या अन्य कोई तरह के आपके विशेष जो है स्पेसिफिकेशन है। लेकिन कुछ साथी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो एजुकेशन टीचर के रूप में नियुक्त है, उनको ही ये पढ़ना है, बाकी सारे नो कर लें। अगला है टीचर गॉट ऑनर, यानी आपने अगर कोई सम्मान प्राप्त किया है, शिक्षक सम्मान या किसी भी स्तर पे आपने कोई पुरस्कार वगैरह या सम्मान प्राप्त किया, तो आप जिला स्तर, संभाग स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर, खंड स्तर या अन्य कोई जिस भी स्तर पे आपने प्राप्त किया वो आपको मेंशन करना है। और अन्य सम्मान या प्रशंसा प्राप्त पत्र आपने अगर प्राप्त किया है, प्रशंसा पत्र जिला स्तर पर किया है, राज्य स्तर पर, संभाग स्तर पर, जिस भी स्तर पर किया वो अगर है तो ठीक है, नहीं तो आपको कोई नहीं वाला ऑप्शन है। स्पेशल एबिलिटी अगर आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में है, स्काउट है, गाइड है, एनसीसी है, योगा है, एनएसएस है, सीडब्ल्यूएसएन है, शाला दर्पण वगैरह, तो जो भी स्पेशल कैटेगरी या जो भी आपके पास में एक्स्ट्रा एबिलिटी है वो आप यहाँ भर सकते हैं। शाला दर्पण का अगर काम करें तो वो भी भर सकते हैं। इसके अलावा जैसे खेलकूद है, परीक्षा प्रभारी, एमडीएम है, प्रार्थना स्थल कार्यक्रम है, सांस्कृतिक बाल सभा, पुस्तकालय, इनमें से जिसमें भी आपकी इंटरेस्ट है और जो आप प्रभारी वगैरह तो आप भर सकते हैं। अगला है आर यू एन एक्सीलेंट प्लेयर, यानी क्या उत्कृष्ट खिलाड़ी है। अगर है तो आपको यस करना है, अन्यथा नो रह देना है। अगर है तो आपको फिर सेलेक्ट करना है कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट निकाय द्वारा निर्धारित जो भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट वगैरह है उसमें भारत का प्रतिनिधित्व लिया है, कोई मेडल या टीम स्पर्धा में, व्यक्तिगत गेम्स में जीता है, या इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन वगैरह में भाग लिया। तो इस तरीके से खेल से संबंधित अगर आपके ये लागू होते हैं तो आपको भरना है। इसके अलावा खेल जिनमें आप विशेष योग्यता रखते हैं, मेजर गेम आप अगर रखते हैं तो आपको 1-2 मेजर गेम भरने हैं। माइनर गेम भी आप भर सकते हैं जिसमें जो एथलेटिक्स वगैरह जो भी गेम्स हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट जो कॉलम दिया हुआ है वो है बीएलओ का। अगर आप बीएलओ है तो यस करना है, और यस करते ही आपके दूसरे कॉलम है वो ओपन होंगे जिसमें बीएलओ विधानसभा क्षेत्र किस क्षेत्र के हैं, भाग संख्या आपका कौन सा है, आपका एपी क्रमांक क्या है,
और कार्मिक के वीपी के अनुसार विधानसभा और कार्मिक की अब जिसमें 2-3 जो कॉलम हैं ये शुरुआत के तो आपके बीएलओ के लिए, बाकी सारे कॉमन हैं, जिसमें अगर बीएलओ यस करेंगे तो आपको विधानसभा क्षेत्र लिखना पड़ेगा जिसका दायित्व आपके पास, जिसकी बीएलओ है आप। दूसरा भाग संख्या, जिस भाग के आप बीएलओ है तो ये मेंशन करना है। इसके अलावा जो अगला कॉलम है कि कार्मिक ईपी क्रमांक, जो वोटर आईडी है वो आपको सभी को पढ़नी है, ये सभी के लिए कॉमन है। इसके अलावा ईपी के अनुसार विधानसभा, आपकी विधानसभा क्षेत्र कौन सा है वो आपको सिलेक्ट करना है। एफएमएस यूनिक आईडी, इसके संबंध में मैंने कल भी वीडियो बना रखा है और शॉर्ट वीडियो भी बनाया। इसमें आप 2-3 तरीके से अपनी एफएमएस आईडी, यूनिक आईडी प्राप्त कर सकते हैं। पहला तरीका तो है कि आप एफएमएस 3.0 जो मोबाइल ऐप है उसमें लॉगिन करेंगे तो वहाँ आपको पर्सनल डिटेल में सबसे ऊपर मिल जाएगी। इसके अलावा एफएमएस 3.0 डीडीओ लॉगिन में जाकर के, एम्प्लॉय स्टेटस में जाकर के चेक करेंगे तो वहाँ भी आपको यूनिक आईडी मिल जाएगी। अगर आप पीडी के कार्मिक हैं तो आप प्रीपे मैनेजर यानी पीआरआई पे मैनेजर है वहाँ लॉगिन करके प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा, आप एफएमएस 3.0 पे भी सब वीडियो लॉगिन में जाकर के भी जो पीडी के कार्मिक है वो अपनी यूनिक आईडी प्राप्त कर सकते हैं। इसके संबंध में मैंने प्रत्येक टॉपिक पे वीडियो बना रखा है, आप जरूर देखें। अब जो इंपॉर्टेंट बातें जो ध्यान रखने वाली है वो है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन एनी गवर्नमेंट सर्विस, यानी किसी भी सरकारी सेवा में आने की तारीख आपको यहाँ मेंशन करनी है। यहाँ आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, यहाँ लिखा हुआ कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन एनी गवर्नमेंट सर्विस। अभी आप जैसे शिक्षा विभाग में हैं लेकिन पहले किसी दूसरे विभाग में थे, तो किसी भी गवर्नमेंट सर्विस में आने की आपकी तारीख है वो यहाँ एंटर करनी है। दूसरा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन एजुकेशन डिपार्टमेंट एट एनी पोस्ट। दूसरा जो कॉलम है वो यहाँ विशेष ध्यान देना है कि आप शिक्षा विभाग में जो आपकी ज्वाइनिंग किसी भी पद पे है वो कब है। यानी अब कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो पहले किसी दूसरे डिपार्टमेंट में थे तो वहाँ वो डेट आ जाएगी, और जब वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आए तो वो डेट आ जाएगी। दूसरी कॉलम है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, किसी भी पद पे शिक्षा विभाग में जब भी आए वो डेट बनी है। अब उसके बाद में है वर्तमान पद पे प्रथम कार्यकारिणी तिथि। अब यहाँ भी विशेष थोड़ा ध्यान रखना है कि वर्तमान पद पे, अब जैसे मान लो आपकी नियुक्ति थर्ड ग्रेड ग्रुप में हुई थी लेकिन अभी आप व्याख्याता है या वरिष्ठ अध्यापक है, तो व्याख्याता या वरिष्ठ अध्यापक वाइस में जो जिस भी पद पे वर्तमान में आप कार्यरत है उस पद पे आप पहली बार कब उसकी आपकी नियुक्ति हुई वो आपको लिखना है, कार्यग्रहण कब किया। दूसरा है वर्तमान पद पर प्रथम नियुक्ति का प्रकार, यानी अभी जो वर्तमान पद पे है, जैसे मान लो आप व्याख्याता है तो आप सीधी भर्ती से आए हैं, प्रमोशन से आए हैं, यानी डीपीसी वगैरह से आए, जिस भी तरीके से आए वो आपको एंटर करना है। इसके अलावा यहाँ भी एक और इम्पोर्टेंट बात है कि कार्मिक की नियुक्ति अनुसार मूल शिक्षा सेटअप, यानी आपकी जो नियुक्ति हुई थी उसके अनुसार मूल शिक्षा सेटअप, जो प्राथमिक शिक्षा का सेटअप है या माध्यमिक में आपकी नियुक्ति हुई थी वो आपको यहाँ मेंशन करना है। प्रथम नियुक्ति का विभाग शिक्षा विभाग था या पंचायत राज विभाग या जो भी आपके लागू होता हो। अब इसके बाद में 6D की स्थिति है, अगर आपका चयन 6D में हुआ तो यस करना है, यस करेंगे तो आगे वाले कॉलम है वो खुलेंगे, और अगर नो करेंगे तो आगे वाले कॉलम अपने आप बंद हो जाएंगे। तो 6D में अगर आपका चयन हो चुका है पहले तो आपको 6D का जिला चयन करना है, 6D में चयन का आदेश क्रमांक और चयन की तारीख आपको एंटर करनी है। ये सारी डिटेल्स होगी। अब इसके बाद में आपको काम जो करना है वो है एजुकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस के बारे में, यानी आपकी शैक्षिक योग्यताएं, जिसमें कम से कम आपको 10वीं और 12वीं दो तो आपको मेंशन करनी है। कई लोग हैं वो L1 के अगर टीचर है STC किए हुए हैं तो हो सकता है उनकी ग्रेजुएशन नहीं हो, लेकिन दो तो होगी 10वीं और 12वीं। तो आपको 10वीं है और 12वीं, उसके बाद में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपकी योग्यता है वो सारी आपको यहाँ पढ़नी है। अब इसमें एक कल कुछ प्रश्न भी आए थे कि अगर आपने योग्यता अनुमति लेकर के नहीं की हुई है, आपकी योग्यता अगर सर्विस बुक में नहीं जुड़ी है तो आपको पहले वो सर्विस बुक में जुड़वाने के बाद ही यहाँ एंटर करना है। तो अब यहाँ से देखेंगे तो जैसे 10वीं के करेंगे तो सेकेंडरी हो जाएगा, 12वीं है तो सीनियर सेकेंडरी 10+2 वगैरह जो भी आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स में से आपको सेलेक्ट करना है। ग्रेजुएशन में आपने BA की है, BSc की है, BCom वगैरह है, पोस्ट ग्रेजुएशन आपके MA MCom MSc वगैरह जो भी है वो आपको बनना है। अब इसमें कैसे की आपने रेगुलर की, प्राइवेट की, जैसे भी आपके लागू होता है वो बनना है। बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम, जैसे आपने 10वीं राजस्थान बोर्ड से की तो आप RBSS में लिख दें, CBSE से की तो CBSE लिख दें, अन्य कोई बोर्ड वगैरह है तो वो आपको एंटर करना है। तो इस तरीके से 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन में आपने किस यूनिवर्सिटी की, जैसे जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी है, राजस्थान यूनिवर्सिटी है, MDS है, जिस भी सुखड़िया यूनिवर्सिटी है, जो भी आपके लागू होता है वो आपको पढ़ना है। उस समय के रोल नंबर आपको पढ़ना है, 10वीं के, 12वीं के, ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के, और स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी नहीं किस राज्य की यूनिवर्सिटी है। अब मान लो जैसे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है तो राजस्थान कर लें, अगर कोई यूनिवर्सिटी राजस्थान की है तो यहाँ राजस्थान कर लें, अन्य राज्य की है तो वहाँ से अन्य राज्य सेलेक्ट करना है। ओवरऑल रिजल्ट आपका क्या रहा तो आपको परसेंटेज है वो परसेंटेज बनने, अगर मान लो परसेंटेज नहीं होकर के कहीं CGPA या ग्रेड सिस्टम वगैरह तो जो भी लागू होता हो वो आपको बनना है। अब मान लो परसेंटेज वगैरह तो उसमें आपको मार्क्स टोटल कितने मार्क्स आपके थे
जैसे 10वीं में मान लो 500 600 उसमें से कितने मार्क्स आपने प्राप्त किए, तो मैं ऑब्टेन्ड मार्क्स आ जाएंगे, परसेंटेज यहाँ आ जाएगा या ग्रेडिंग आ जाएगी। उसके बाद में रिजल्ट आपका पास फेल जो भी है वो, मीडियम आपका क्या था एग्जाम का, परीक्षा का 10वीं 12वीं का, वो ग्रेजुएशन वगैरह वो आपको पढ़ना है। डेट ऑफ पासिंग यानी किस तारीख का आपका रिजल्ट आया, या जो मार्क लिस्ट में डेट ऑफ पासिंग है वो आपको मार्क लिस्ट देख करके बनी है। इसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, अब जैसे 10वीं में नहीं है तो खाली छोड़ दें उसको, या 12वीं में कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 तक हो सकते हैं। अब यहाँ भी एक है कि कई लोगों की सारी जानकारियाँ भरी हुई है, खास करके जैसे ये शैक्षिक योग्यता सारी भरी हुई है, लेकिन फिर भी अभी भी वो नॉट अपडेटेड आ रहा है। उसका कारण ये है कि मतलब जैसे मैंने एक वीडियो भी बनाया था सब्जेक्ट इसके बारे में कि ग्रेजुएशन में आपके एक ऑप्शनल सब्जेक्ट 3 है और यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो 4 दिए हुए हैं, यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट 4। तो 4 वाले में जब तक आप NA वगैरह सेलेक्ट नहीं करेंगे और उसको सेव नहीं करेंगे तब तक वो आपके अपडेटेड नहीं आएगा। तो आपको कोई भी कॉलम खाली नहीं रखना है। अगर लागू नहीं होता है या आपके जैसे 3 ही ऑप्शनल सब्जेक्ट थे, चौथा नहीं था, तो आप उसमें NA कर दें, यानी नॉट एप्लीकेबल कर दें। तो करने के बाद आप सेव करेंगे तो वो है वो डाटा अपडेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन ये सारी डिटेल्स पढ़नी है। अब ये शैक्षिक होगी, उसके बाद में आपको डिटेल्स पढ़नी है, वो है प्रशैक्षिक। प्रशैक्षिक में आपको अगर आपके STC है तो STC की डिटेल्स पढ़नी है कि STC आपने रेगुलर की, प्राइवेट की, कॉरस्पॉन्डिंग यानी पत्राचार वगैरह से की, कैसे की, बोर्ड का नाम आपको पढ़ना है, यूनिवर्सिटी का नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज है, टोटल मार्क्स कितने मार्क्स आए, कितने परसेंटेज बने, रिजल्ट क्या रहा, डिवीजन यानी मीडियम क्या रहा आपका, और सब्जेक्ट क्या थे। इसी तरीके से आपकी B.Ed है तो B.Ed आपने कहाँ से की, किस तरीके से की, रेगुलर की, पत्राचार से की, इस तरीके से आपको जो भी परसेंटेज वगैरह वो सारी डिटेल्स। इसके अलावा अधिकांश लोगों ने या लगभग सभी लोगों ने RSCIT किया हुआ है, तो RSCIT की भी एंट्री यहाँ करनी है, जिसमें आपको टाइप वगैरह करना है, बोर्ड का नाम आपको भर देना है, जैसे ज़्यादातर लोगों ने VMOUC की है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी का नाम है तो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी जो है जय महावीर वर्धमान खुला विश्वविद्यालय कोटा, रोल नंबर भरने हैं, डेट ऑफ पासिंग वगैरह, और सब्जेक्ट में जिसमें IT वगैरह जो भी, इसका भी मैंने एक वीडियो अलग से बना रखा है तो वो आप जरूर देखें। तो ये डिटेल्स आपको प्रशैक्षिक में पढ़नी है। अब इसके बाद में बात आएगी कि आपकी सर्विस डिटेल्स। तो ज़्यादातर साथी है जिनकी सर्विस डिटेल्स साला दर्पण से ज्वाइनिंग की हुई है, रिलीविंग हुई है, तो उनकी सारी सर्विस डिटेल्स ऑटो फीड है। अब आपको एक एक को चेक करना है कि आप किस किस विद्यालय में कब कब से कहाँ तक रहे। यहाँ उसके बाद में आपका मूल पद उस समय क्या था, हो सकता है कई टीचर की नियुक्ति 3rd ग्रेड ग्रुप में हुई हो, उसके बाद में प्रमोशन हुआ हो वरिष्ठ अध्यापक बने हो सकता है उसके बाद में भी कई लोगों का प्रमोशन हुआ, व्याख्याता भी हो, और भी कोई हो। तो जैसे जैसे आपकी सर्विस डिटेल्स है वो सारी आपको बनी है कि किस पद पे आप कार्यरत है, रहे हैं या रहे, किस ब्लॉक में आपकी पोस्टिंग जो थी टाइम पीरियड में, और स्कूल का या ऑफिस में थे, स्कूल में थे, कई लोग हैं स्कूल के अलावा ऑफिसों में भी डेपुटेशन वगैरह होते हैं, तो वो भी आपको मेंशन करना है। और ऑफिस का नेम कोड वगैरह, रूरल है, ग्रामीण है, शहरी क्षेत्र है, पोस्टिंग का टाइप कैसा था, तो वो आपको ड्रॉप डाउन बॉक्स इसमें से जो भी सिलेक्ट करना है वो करना है। ऑर्डर नंबर है आपको पढ़ना है। इसके अलावा मेरिट वगैरह है वो पढ़नी है। आपकी नियुक्ति पद का स्थायीकरण हो गया है तो स्थायीकरण तारीख आपको पढ़नी है। तो ये भी आप विशेष ध्यान रखेंगे, आपके स्थायीकरण आदेश की डिटेल्स यहाँ पढ़नी है। इसके अलावा कि आपका नोशनल लाभ बढ़ा, कई लोगों के नोशनल लाभ का जो है कॉलम, तो उसमें आपको नोशनल लाभ की एंट्री जरूर करनी है, नहीं तो आपके बाद में समस्या आएगी। तो क्या आपको नोशनल लाभ मिला है या क्या आपको पूर्व चयन तिथि से वास्तविक परिलाभ देय है, तो जो भी लागू स्थिति हो आपको वो बनिए। और समान पद पर चयन होने पर कार्मिक को प्रथम नियुक्ति में वास्तविक परिलाभ देय है या इस तरीके से जो भी लागू होता हो, RU है, एक्स सर्विसमैन या एक्स सर्विसमैन है आर्मी से हैं तो आपको यस करना है, अन्यथा नो करना है, जो भी आपके लागू होता हो वो सारी डिटेल्स आपको सर्विस डिटेल्स में पढ़नी है। अब इसमें जैसे एक और भी ये हो सकता है कि ऐसे विद्यालय या कार्यालय जो साला दर्पण पोर्टल पर नहीं है, मान लो आपने वहाँ डेपुटेशन के रूप में रहे हैं, तो ऐसे विद्यालय या कार्यालय तो अदर ऑप्शन चयन करके मैन्युअली उसकी एंट्री करनी है, उस कार्यालय का नाम वगैरह पढ़ना है। और अन्य सभी केस में विद्यालय या कार्यालय है वो ड्रॉप डाउन बॉक्स में से आप सेलेक्ट करके इसकी प्रविष्टि करनी है। तो सर्विस डिटेल्स का ये मॉड्यूल है, इसको आप अच्छी तरह से चेक कर लें। अब इसके बाद में एक और ऑप्शन जो मॉड्यूल नया दिया हुआ है वो है पदोन्नति का। अब इसमें 2 तरह का ऑप्शन है, या तो क्या आपने सेवा काल में पदोन्नति या कार्यग्रहण किया या परित्याग किया। आपकी पदोन्नति हुई है, अगर मान लो आपका प्रमोशन हुआ तो यस करना है, आपका कोई प्रमोशन नहीं हुआ तो आप नो करेंगे तो आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आपका प्रमोशन हुआ है तो आप यस पढ़ेंगे। यस पढ़ने के बाद में 2 तरह की कंडीशन होगी कि आपका प्रमोशन तो हुआ था लेकिन आपने प्रमोशन पे ज्वाइनिंग ली या परित्याग किया, यानी आपका प्रमोशन हुआ उसको आपने फोरगो किया तो उसकी भी एंट्री करनी है। और आपने प्रमोशन पे नई जगह पे कार्यग्रहण किया तो वो भी आपको एंट्री करनी है। तो अगर नो करेंगे जब तक तो आपका इसका मतलब हुआ कि आपकी कोई पदोन्नति नहीं हुई, तो आप तो नो करेंगे तो ये नीचे कॉलम भरने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने जैसे यस किया तो उसमें 2 तरह के ऑप्शन है कि आपकी DPC या पदोन्नति हुई है। अब पदोन्नति में आपने कार्यग्रहण किया तो आपको यहाँ कार्यग्रहण लिखना है,
डीपीसी कौन से साल की थी, आदेश क्रमांक, आदेश की दिनांक और किस तारीख को कार्यग्रहण किया, किस पोस्ट पे किया, किस सब्जेक्ट पे किया, वो लिखना है। दूसरी कंडीशन हो सकती है कि आपने F4 को किया हो तो आपको किस सब्जेक्ट पे पोस्ट पे आपको लगाया गया था, सब्जेक्ट कौन सा था, और परित्याग, और जब आपने परित्याग किया तो कौन सी डीपीसी थी और आदेश क्रमांक वगैरह है वो भर दें। और जो कार्यग्रहण का कॉलम है वो आपके हाइड हो जाएगा, क्योंकि परित्याग किया तो आपने कार्यग्रहण नहीं किया। तो ये डिटेल्स भी डीपीसी वाला कॉलम, इसका भी मैंने विस्तार से वीडियो बना रखा है, और भी अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, तो ये ध्यान से पढ़ना है। इसके अलावा फैमिली डिटेल्स में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। किसी भी परिवार के कर्मी के परिवार के सदस्यों के नाम, आपको ज़्यादातर नाम ऑटोमेटिकली जुड़े हुए आएंगे, क्योंकि जब आप प्रपत्र टाइम शुरू में भरे हैं तो आपकी सारी डिटेल्स भरी हुई होगी। अब उसमें आपको देखना है, खाली चेक करना है कि उसका कर्मचारी से क्या संबंध है, कर्मचारी स्वयं है, पत्नी है, पुत्र पुत्री, माता पिता जो भी है, जेंडर लिखना है, व्यवसाय करते हैं तो यस लिखना है, राज्य की सेवा में तो यस, और राज्य की सेवा में है तो उनकी एम्प्लॉय आई डी भी आपको मेंशन करनी है। वैवाहिक स्थिति में आपको विवाहित अविवाहित जो भी लागू होता हो, विवाहित है तो उसकी शादी की तारीख आपको मेंशन करनी है, और तलाकशुदा जीवन साथी की मृत्यु अगर कोई है ऐसा मामला है तो आपको वो तारीख भरनी है। और इसके अलावा अगर मान लो तलाकशुदा है या मृत्यु जीवन साथी की हो चुकी है तो आपको उसका मृत्यु प्रमाण पत्र की संख्या भरनी है, या तलाक का जो भी डॉक्यूमेंट उसकी डिटेल्स भरनी है, जन्म तिथि भरनी है। दिव्यांग है तो यस करके आपको दिव्यांग संबंधी जो भी डिटेल्स भरनी है। असाध्य रोग से पीड़ित है तो आपको यह करना, अन्यथा नो कर दें। और एक और कॉलम इस बार जोड़ा गया है, वो है अंगदान से संबंधित। अब इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने अंगदान किया है तो यस करना है, अब किया है तो किस तारीख को किया है, कौन से अंग का किया है, इसके संबंध में भी कुछ 2-3 कॉलम है, तो वो भी आप ध्यान से भरें। और ये तभी लागू होंगे जब आपने यस करेंगे इस पर। अगर आपने अंगदान नहीं किया अभी तक तो आपके ये कॉलम, दूसरे कॉलम है वो हाइड हो जाएंगे। तो ये डिटेल्स आपको इस बार नहीं भरनी है। अब आपको अगला जो मॉड्यूल है वो आपके एड्रेस का है, स्थायी निवास का। तो आपका राज्य कौन सा है, जिला कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है, ग्राम पंचायत, वार्ड, पिन कोड, हैबिटेशन का पता, विधानसभा, लोकसभा क्षेत्र, ये सारे आपको पढ़ने हैं। अधिकांश लोगों की डिटेल्स भरी हुई होगी, आप इसको चेक कर लें। अगर आपके कोई चेंज हुआ है, हालांकि स्थायी पते में चेंज नहीं होता, ज़्यादातर चेंज होगा वो वर्तमान पते में होगा, तो आप वर्तमान पता आपका अगर बदल गया है, पहले आपने डाटा भरा हुआ था लेकिन आपकी ट्रांसफ़र होगी, डीपीसी होगी, कहीं और जगह ज्वाइन कर लिया, तो आप वर्तमान एड्रेस को आप अपडेट कर लें। तो एड्रेस आपको अपडेट करना है। इसके अलावा अगला जो मॉड्यूल है वो है बैंक डिटेल्स से संबंधित। तो आपकी जो भी बैंक डिटेल्स, उसको बहुत ध्यान से आपको चेक करना है, क्योंकि बैंक डिटेल्स लगभग भरी हुई होगी सभी के। प्रपत्र 10 भरते ही आपको बैंक डिटेल्स भरनी पड़ती है, तो आप इसको एक बार चेक कर लें। अब इसमें भी एक अपडेट ये हो सकता है कि कई लोग अपना खाता है वो चेंज करवाते हैं, तो आजकल खाता नंबर तो सेम रहता है लेकिन IFSC कोड है वो चेंज हो जाते हैं, MICR कोड भी चेंज हो जाते हैं। तो आपको IFSC कोड और जो भी डिटेल्स है वो आपको अपडेट कर लेनी है अगर आपने बैंक खाता चेंज किया है, आपके ब्रांच चेंज किया तो। और अगर पूरा बैंक खाता चेंज किया तो आपको बैंक का नाम, खाता संख्या, वो सारी आप डिटेल्स भर दें। खास करके यहाँ वो डिटेल बनी है जो आपका सैलरी अकाउंट है, यानी जहाँ आपकी सैलरी आ रही है, तो ये डिटेल्स होगी बैंक डिटेल्स, इसको आप अच्छी तरह से देख लें। अब उसके बाद में प्रशिक्षण, तो आपने किसी भी तरह का प्रशिक्षण ऑनलाइन ऑफलाइन वगैरह लिया है तो प्रशिक्षण की डिटेल्स आपको पढ़नी है, जिसमें प्रशिक्षण का प्रारंभ है, कार्यशाला की अवधि है, प्रशिक्षण में आपकी भूमिका क्या थी, आप ट्रेनर थे या प्रतिभागी थे, जैसे भी आपके लागू होता हो। इसके अलावा किन कक्षाओं के लिए था, किस की तरफ से प्रशिक्षण आयोजित किया गया, यानी NCERT की तरफ से, SIRT की तरफ से, या जैसे आजकल कर्मयोगी पोर्टल की तरफ से जो प्रशिक्षण ऑनलाइन हो रहे हैं उसकी भी आप एंट्री कर सकते हैं, उसके भी कॉलम यहाँ उसमें मिल जाएंगे आपको। तो जैसे भी कॉलम है उनको देख करके आपको एंट्री करनी है, जो भी ट्रेनिंग आपने ली है वो करना है। अब विभागीय जाँच है तो विभागीय जाँच का आपके कॉलम भरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके विभागीय जाँच होगी तो ये कॉलम ऑटोमेटिक भरा हुआ आएगा, तो आपको इसको भरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा विभागीय कारण बताओ नोटिस अगर आपको जारी हुआ है तो वो भी यहाँ शो हो जाएगा, राजकाज के नंबर वगैरह, तो वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो कार्मिक स्तर पे इसमें किसी प्रकार की प्रविष्टि नहीं की जानी है। अगर ऐसी कोई प्रविष्टि होगी तो आपके जो भी इस प्रपत्र को जब लॉक करेंगे या इसको वेरीफाई करेंगे, संबंधित जो भी संस्था प्रधान है या PO है, UCO है, वो आपको ये डिटेल भरेंगे। आपको एज ए कार्मिक इन दोनों मॉड्यूल में कुछ भी नहीं करना है, ये जरूर ध्यान रखें। अब इसके बाद में ये सारी डिटेल्स आप भरेंगे, जिसमें एक और डिटेल जो रहेगी वो है रिजल्ट वाली। तो आपको 2021-22, 22-23, 23-24, 24-25 और 25-26 यानी पिछले 5 सालों का कक्षा 10वीं, 12वीं और 8वीं और 5वीं चारों जो बोर्ड क्लासेज हैं उनका रिजल्ट आपको पढ़ना है, और उसमें भी आपको कितने बच्चों ने भाग लिया, उसके अलावा उस दौरान आपका जो ठहराव था या विद्यालय में कितने कब से कब तक था, उसी सत्र का आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको फर्स्ट डिवीज़न कितने बच्चे आए, सेकंड कितने आए और थर्ड डिवीज़न कितने बच्चे आए, टोटल कितने थे, अपीयर कितने हुए परीक्षा में, उसमें से फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न कितने आए, रिजल्ट ऑटोमेटिकली वहाँ शो हो जाएगा। सारे पास से तो 100% शो हो जाएगा, कम होंगे तो वो परसेंटेज बता देगा।
एक और इम्पोर्टेंट बात, जब आप रिजल्ट 5 सालों का रिजल्ट 10वीं 12वीं 8वीं का अगर तैयार करें, 10वीं 12वीं में आपको परसेंटेज पढ़ने हैं और 5वीं 8वीं में आपको ग्रेडिंग पढ़नी है। तो एक तो ये ध्यान रखना है। हालांकि इसके संबंध में मैंने पूरा लाइव वीडियो बना रखा है कि आप किस तरीके से डिटेल्स अपडेट करेंगे जो रिजल्ट की। एक और विशेष बात ध्यान रखनी है कि फर्स्ट डिवीज़न जो है उसके 3 भाग किए हुए हैं कि 90% से अधिक जो भी अंक प्राप्त किए उन स्टूडेंट्स की संख्या अलग बढ़नी है। उसके बाद में 60% से लेकर के 75% तक स्टूडेंट की अलग बढ़नी है और 75% से 90% तक जिन्होंने प्राप्त किए उनकी संख्या अलग बढ़नी है। तो फर्स्ट डिवीज़न जो है उसके 3 भाग किए हुए हैं, 60 से 75, 75 से 90 और 90 से ऊपर या अबव। तो इन 3 भागों में फर्स्ट डिवीज़न के बच्चों को बांट करके आपको ये पूरी एंट्री करनी है। इसका मैंने पूरा लाइव वीडियो बना रखा है, आप जरूर चेक करें। अब जो सेवा विवरण समरी है, इसमें आपने जो आगे वाले कॉलम सारे मॉड्यूल्स जब भर लेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारी डिटेल्स फीड आएगी। अब इसमें से अगर कोई भी डिटेल्स गलत है या नहीं आ रही है तो आप बैक जा करके संबंधित जो भी मॉड्यूल है उसको आप अपडेट करें। तो इसमें सारे ऑटोमेटिक। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि कुछ चीज़ें ऐसी है जो यहाँ आ रही है लेकिन उसमें आप एडिट वाला ऑप्शन नहीं है कि जैसे वर्तमान जिले में कब से कार्यरत है वगैरह। तो ये जब आपने प्रपत्र 10 भरा था उस समय की डिटेल्स ऑटोमेटिकली ले रही है। अब उसमें संशोधन का फिलहाल ऑप्शन नहीं है, तो हो सकता है बहुत जल्दी इसमें भी ऑप्शन दे दे, क्योंकि अभी भी थोड़ा सा इस मॉड्यूल में कई कमियाँ हैं। तो इसमें जैसे शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र वगैरह या इसमें कुछ 2-3 पॉइंट ऐसे हैं जो यहाँ तो शो हो रहे हैं, लेकिन जब आप इसकी शुरू के जो मॉड्यूल्स है उसमें जाकर के देख रहे हैं तो वहाँ शो नहीं हो रहे हैं, तो उसको एडिट नहीं कर पा रहे हैं। मेरे पास भी कई लोगों के फ़ोन भी आए हैं, तो हो सकता है मॉड्यूल में थोड़ा सी समस्या हो, तो आप एक बार सेव करके रख लें। इसको फाइनल सबमिट नहीं करें 10 तारीख तक, अभी भी 2 दिन आपके पास में है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट बात और है कि ये जो समरी वाला पेज है इसको आप एडिट नहीं कर सकते। अब इसको क्या करना है, मान लो आपके यहाँ कुछ गड़बड़ी है, कमी है, गड़बड़ है, जैसे आपने शिक्षा प्रतिनियुक्ति की तारीख आपके यहाँ आ रही है या पद आ रहा है वो गलत आ रहा है, तो आप शुरू का जो कॉलम है या सर्विस डिटेल्स वाला यानी जो भी कॉलम है उनमें जहाँ भी ये संबंधित एंट्री है उस एंट्री को आप सही करें। और उसके बाद में नीचे यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है सिंक का, तो वहाँ से डाटा सिंक करेंगे। जब सिंक करेंगे तो वो समरी में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखें कि समरी वाले कॉलम में आप एडिट नहीं कर सकते। कल भी मेरे पास एक साथी का फ़ोन आया था कि समरी वाला जो टैब है वो एडिट नहीं हो रहा है, तो वो एडिट नहीं होगा। वो आपको जो संबंधित जिस मॉड्यूल में ये डिटेल्स थी उस मॉड्यूल में जाकर के आपको उसको सही करना है और उसके बाद में सिंक करेंगे तो आपकी सारी डिटेल्स वो अपडेट हो जाएगी। तो इसमें लिखा हुआ कि प्रपत्र 10 के अनुसार सेवा जो समरी है वो आपकी समरी जनरेट हो रही है, और समरी का मतलब हो गया कि जो आपने भरा है उसका ही डाटा आ रहा है। तो जहाँ अगर कोई विसंगति है तो आप संबंधित जो प्रविष्टि उसको आप सही करें, तो आपका डाटा है वो उसके सही करने के बाद भी नहीं होगा जब तक आप सिंक नहीं करेंगे। तो उसको सिंक करें, उसके बाद ये आपकी डिटेल्स अपडेट हो जाएगी। अब इसके बाद में ये रिजल्ट का मैं आपको बता रहा था, तो रिजल्ट में आपको जैसे कौन से 21-22 से लेकर के यहाँ आपको 25-26 विगत 5 सालों का 10वीं 12वीं 8वीं और 5वीं 5 बोर्ड क्लास का पढ़ना है। विद्यालय सेलेक्ट करना है, आपकी भूमिका संस्था प्रदान की थी, टीचर की यानी सब्जेक्ट टीचर की थी, क्या लेवल बननी है, कौन सी कक्षा थी, 10वीं 12वीं 8वीं 5वीं, अध्यापन के विषय कौन से थे, कुल कितने विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा में प्रविष्ट हुए। अब इसमें मैंने आपको बताया कि 3 भाग किए हुए हैं फर्स्ट डिवीजन के, तो 90 से ऊपर कितने अंक प्राप्त करने वाले कितने स्टूडेंट थे, 75 से 90 के बीच में कितने थे, और 60 से 75 तक कितने थे। तो वो तीनों एंट्री मिला करके आपकी फर्स्ट डिवीजन की एंट्री हो जाएगी। सेकंड डिवीजन की एंट्री, थर्ड डिवीजन कितने आए, ग्रेड ABC अगर है वो तो ग्रेडिंग है 5वीं 8वीं में, तो वो पढ़ लें। कुल उत्तीर्ण कितने हुए, उत्तीर्ण परसेंटेज है ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में आपका ठहराव, अब ठहराव में आपको ये ध्यान रखना है कि कई लोग यहाँ भी कन्फ्यूज हो रहे हैं कि ठहराव विद्यालय में ठहराव का मतलब क्या पूरी सर्विस जिस विद्यालय में की वो बननी है, वो नहीं बननी है। आप संबंधित सत्र जैसे मान लो 21-22 का आप भर रहे हैं तो इस सत्र में आप 1 जुलाई से 21 से लेकर के 30 जून 22 के बीच में अगर आपकी यहाँ ठहराव पूरा है तो आप पूरा भर दें। अब मान लो हो सकता है कि आप में जैसे 1 जुलाई की जगह आप जनवरी अक्टूबर में दिसंबर में किसी भी महीने में आप यहाँ इस विद्यालय में आए हो, तो जिस विद्यालय में इस सत्र में जब भी आए हैं उस समय का आपको ठहराव पढ़ना है। तो हो सकता है कि आपकी पोस्टिंग 2022 में जनवरी में हुई हो तो आप यहाँ से जनवरी और यहाँ 30 जून कर लें। बाकी की एंट्री अगर आप रेगुलर वहाँ हैं तो पूरी की पूरी आ जाएगी, यानी जुलाई से लेकर के जून तक की एंट्री आपको करनी है। 1 जुलाई से 30 जून की संबंधित सत्र की एंट्री आपको करनी है। ये विशेष ध्यान रखें कार्मिक ठहराव वाले कॉलम में। तो ये संपूर्ण डिटेल्स मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद में जो फिजिकल टीचर्स है उनके लिए थोड़ी सी और भी इसमें कॉलम है जिसमें आपने भरना है, जिसमें मेजर खेल का नाम, जिसमें आपने योग्यता अर्जित की है, किसी मेजर खेल में आपने मेडल जीता है तो वो, माइनर खेल वगैरह है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लिया वगैरह, तो ये सारी सूचनाएं आप फिजिकल टीचर तो आपकी कॉलम एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर आप फिजिकल टीचर नहीं है तो आपकी लागू नहीं होगा। तो ये पूरा मैंने डिटेल में बता दिया। इसके संबंध में प्रत्येक टॉपिक पे मैंने वीडियो अलग अलग बना रखे हैं। तो एक समरी के रूप में आपको पूरा बता दें कि आप अगर अभी भी फॉर्म नहीं भरे, आपने प्रपत्र 10 नहीं भरा है, तो किन किन जानकारी को आपको अपने पेपर में लिख करके रखें।
आपकी सर्विस बुक या आपके पास में सर्विस फाइल है उसमें से आप नोट कर लें, खास करके जो सेवा संबंधित है कि आपका स्थानांतरण कब हुआ, किस आदेश के तहत हुआ, कार्यकरण कब हुआ, आपकी 10वीं 12वीं की शैक्षणिक योग्यता है वो सारी एक बार मिलान कर लें और बैंक डिटेल्स वगैरह मिलान कर लें। ये सारी जानकारी आप अपने पर्सनल डिटेल्स भर सकते हैं। उसके बाद में जब संबंधित पीओ या ईसी होंगे वो आपकी डिटेल्स को सर्विस बुक से वेरीफाई करेंगे। तो गलती नहीं करें, गलती करेंगे तो फिर वापस आपको दोबारा रिवर्ट करेंगे, उसमें आपको वापस भरना पड़ेगा। तो ये पूरा डिटेल्स मैंने आपको बता दिया कि प्रपत्र 10 में किन किन जानकारी को आपको अपडेट करना है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस संबंध में आपका कोई भी कमेंट है तो कृपया जरूर कमेंट करें, जब भी उस समय मिलेगा मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।